यूं तो बारिश का मौसम अपने साथ ताजगी और सुकून लेकर आता है, पर आज की बारिश कुछ और ही संदेश लेकर आए थे। आसमान में काले बादलों का राज था और बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला रहे थे। रोहन एक 28 साल का युवा अपने लैपटॉप पर काम में मशगूल था। शहर में बिजली की आंख मिचौली जारी थे और इसी बीच एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ बिजली गुल हो गई। रोहन ने हड़बड़ाकर अपने फोन की टॉर्च चलाई, तभी अचानक डोरबेल बजी। इतनी तूफानी रात में कौन आया होगा? रोहन ने सोचा, शायद कोई पड़ोसी होगा जिसे मदद चाहिए। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था सिवाय बारिश की बूंदों के, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई, जहां एक टोकरी थी और उसमें एक नवजात बच्चा सो रहा था। उसका चेहरा मासूम और गोरा था, जो अंधेरे में भी चमक रहा था। रोहन को एक पल के लिए सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया कि ये बच्चा इस तूफानी रात में यहाँ कैसे? क्या किसी ने उसे छोड़ दिया है? उसके आसपास देखा और पूछा, हेलो, कोई है यहाँ पर? ये बच्चा किसका है? सिवाय बारिश की तेज आवाज के उसे कोई जवाब नहीं मिला। बारिश इतनी तेज थी कि वो बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकता था। उसने टोकरी उठाई और घर के अंदर ले आया। तभी टोकरी से एक चिट्ठी नीचे गिरी। चिट्ठी देखकर रोहन को हैरानी हुई, लेकिन एक उम्मीद भी जगी। शायद इस चिट्ठी से बच्चे के बारे में कुछ पता चले। उसने बच्चे को सोफे पर रखा, तुरंत चिट्ठी उठाकर खोली। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी भूल का नतीजा मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा अंश है। तुम मुझसे दूर भाग सकते हो, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो बार बार चिट्ठी को पढ़ रहा था, जैसे उसे लिखे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा हो। उसकी घबराहट उसके माथे पर पसीने की बूंदों के रूप में झलक रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तभी डोरबेल फिर बजी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो दरवाजा खोले। कहीं वो तो नहीं आ गई? वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। बहुत हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त विक्रम खड़ा था, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। यार, मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूं, तू एक भी कॉल नहीं उठा रहा। देख, मैं पूरा भीग गया हूं। विक्रम की बात का रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डरा सहमा अपनी सोच में खोया हुआ था। दोनों घर के अंदर आए, तभी विक्रम की नजर उस बच्चे पर पड़ी। ये छोटू किसका है? और तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है भाई? रोहन ने डरते हुए कहा, ये मेरी वो भूल है जो मैंने 1 साल पहले की थी। 1 साल पहले रोहन अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से देहरादून गया था। वहां से लौटते वक्त भारी बारिश हो रहे थे। काले बादलों की वजह से जंगल का हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था।
तभी अचानक कुछ गाड़ी के सामने आया। एक जोरदार टक्कर हुई और गाड़ी का शीशा खून से भर गया। वो डरते हुए गाड़ी से उतरा। सामने सड़क पर एक काली साड़ी में भीगी हुई औरत खून से लथपथ पड़ी थे। वो दर्द से कराह रहे थे। रोहन उसके पास गया। मुझे माफ कर दीजिए, बारिश इतनी तेज थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आप घबराइए मत, मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा। उस औरत ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीमी मगर डरावनी आवाज में बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तू मुझे नहीं बचा सकता। मेरा घर जंगल के अंदर उत्तर दिशा में है, मुझे वहां ले चल। मेरी बेटी अकेली है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी उस औरत ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी ठंडी उंगलियां रोहन के दिल में सिहरन पैदा कर गईं और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। रोहन ने देखा दूर एक घर की धुंधली सी आकृति दिखे। ये तो वही घर है जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। रोहन उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर आवाज लगाई, कोई है? दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की थे जो किसी यक्षिणी से कम नहीं थे। उसकी आंखें गहरी, होंठ गुलाबी और कमर तक लंबे काले बाल थे। रोहन ने उस लड़की को सारी बात बताई, लेकिन ये झूठ कहा कि एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। यक्षिणी ने रोहन से अपनी मां की लाश को दफनाने के लिए कहा। रोहन ने वैसा ही किया। वो जब वहां से जाने लगा तो यक्षिणी ने उसे रात में जंगल में ना जाने की सलाह दी। रोहन को यक्षिणी की बात ठीक लगी और उसने वहां रुकने का फैसला किया। यक्षिणी उसे घर के अंदर ले गई। घर अंदर से काफी बड़ा था, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। ना जाने क्यों रोहन को वहां बेचैनी महसूस हो रहे थे। यक्षिणी उसे एक कमरे में ले गई। साहब, आप बहुत भीग चुके हैं, मैं आपके लिए गर्म काढ़ा बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद यक्षिणी एक गर्म लाल रंग का पेय लेकर आई जो खून जैसा दिख रहा था। ये जड़ी बूटियों का काढ़ा है साहब, इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। उस रात काढ़ा पीने के बाद रोहन अपने होश में नहीं था। ना जाने उसमें क्या था कि वो यक्षिणी के बहुत करीब चला गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुले तो यक्षिणी उसके पास नहीं थे। उसने रात की बात याद की जिसे सोचकर वो बहुत खुश था। तभी उसकी नजर यक्षिणी पर पड़ी जो एक मरे हुए कुत्ते का खून पी रहे थे। उसकी लाल आंखें, लंबे दांत और खून से सने हाथ, वो चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। रोहन की रूह कांप गई। वो डरकर घर के पीछे दरवाजे से भागने लगा। उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो कुछ देर तक भागता रहा, लेकिन जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिला। आखिरकार वो थक कर बेहोश हो गया। अगले दिन जब रोहन होश में आया तो वो एक आदमी के घर में था। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? आज सुबह तुम मुझे जंगल में बेहोश मिले। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। वो जंगल में यक्षिणी, वो बहुत डरावनी है। रोहन ने डरते हुए कहा। हाँ, तुम वहां क्यों गए थे साहब? वहां कोई नहीं जाता। उस जंगल में 2 पिशाचनियां रहती हैं। सालों पहले इस गांव में एक औरत ने पिशाच की पूजा की
और उसके साथ संबंध बनाकर उसका अंश पैदा किया। वो पिशाच का अंश कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी है। ये सुन रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी तरह मौत के मुंह से बच कर आया था। इसके बाद वो शहर लौट आया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे कैसे पता कि ये बच्चा यक्षिणी का है? विक्रम ने पूछा। इस चिट्ठी से। रोहन ने चिट्ठी विक्रम को दी। इसमें साफ लिखा है कि ये बच्चा मेरा है। अगर ये बच्चा यक्षिणी और तेरा है तो मतलब ये बच्चा भी पिशाच है? विक्रम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रोहन ने बच्चे को ध्यान से देखा। बच्चा सोफे पर आराम से सो रहा था। उसकी मासूमियत देखकर एक पल के लिए रोहन को लगा कि विक्रम शायद डर से ऐसा कह रहा है। तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग लाल था और उनमें एक अजीब सी चमक थी। बच्चे ने रोहन को देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसे मासूमियत नहीं बल्कि शैतानी झलक रहे थे। डर के मारे रोहन और विक्रम पीछे हट गए। बच्चे के होठों पर एक भयानक मुस्कान आई और उसके चेहरे पर दरारें पड़ने शुरू हो गईं। उसके नन्हे हाथ अजीब तरीके से लंबे होने लगे, जैसे वो सोफे से कूदकर रोहन और विक्रम तक पहुंचना चाहता हो। भागो, विक्रम ने चीखते हुए कहा, लेकिन दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। बाहर से एक डरावनी आवाज आई। तुम्हारी औलाद को अकेला मत छोड़ना, मैं आ गई हूं। रोहन और विक्रम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या सचमुच वो बच्चा पिशाच है? क्या वो चिट्ठी यक्षिणी का एक नया जाल है? और अब दरवाजे पर कौन खड़ा है, यक्षिणी या मौत? रोहन ने कांपते हुए हाथों से एक त्रिशूल उठाया जिसे उसने अपनी मां की पूजा के लिए रखा था। क्या वो त्रिशूल इस पिशाचनी के अंश को खत्म कर भी पाएगा? मगर रोहन के पास कोई और चारा नहीं था। या तो वो या फिर वो पिशाच। बच्चा बड़ा होकर अब तक बहुत बड़ा हो चुका था। वो करीब रोहन इतना लंबा हो चुका था। रोहन ने उस त्रिशूल को एकदम से उसके सीने में धंसा दिया। त्रिशूल धंसते ही उस बच्चे के यानी के उस पिशाच के अंदर से काले रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा। ये खून नहीं था बल्कि ये कुछ और ही था। और तभी वो पिशाच एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गया। उसके पीछे वो काला धुआं छोड़ गया जो फिर खिड़की दरवाजों से बाहर निकल गया। और फिर बाहर से भी पिशाचनी की आवाज आना बंद हो गई। डरते डरते रोहन और विक्रम ने बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर अब कोई भी नहीं था। रोहन और विक्रम अब भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये सब हुआ क्या। ये एक ऐसी रात थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन लोगों ने डरते डरते किसी तरह से रात बिताई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिल्ली, भारत की राजधानी, अपनी ऐतिहासिक इमारतों, हलचल से भरे बाजारों और आधुनिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। लेकिन इस महानगर के भीतर ही एक ऐसा कोना है जिसके बारे में बात करते ही लोगों की जुबान लड़खड़ाने लगती है और रूह कांप उठती है। दिल्ली कैंट
ये सिर्फ एक सैन्य इलाका नहीं बल्कि एक भयानक भूतिया घटना का घर है, जहां एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल के भटकने की कहानियां दशकों से प्रचलित हैं। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इसे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है और कई लोग यहाँ के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का दावा करते हैं। मेरा नाम विनीत है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ जिसका काम भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना और उनके पीछे के सच को सामने लाना है। दिल्ली कैंट का नाम हमेशा से मेरे दिमाग में घूमता रहा था। मैंने इसके बारे में अनगिनत कहानियाँ सुनी थी, जैसे किसी खूबसूरत महिला की आत्मा सफ़ेद साड़ी में रात के समय राहगीरों को रोकती है, कैसे वो तेजी से गाड़ी का पीछा करती है और कैसे उसे देखकर कई लोगों के साथ भयानक हादसे हुए हैं। इन कहानियों ने मुझे दिल्ली कैंट की ओर खींच लिया, उस रहस्य को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने के लिए। एक ठंडी चांदनी रात में हमने अपनी यात्रा शुरू की। रात के लगभग 11 बजे थे जब हम अपनी SUV से दिल्ली कैंट की उन सुनसान सड़कों पर थे जहां से चुड़ैल के दिखने की अफवाहें सबसे ज़्यादा थी। सड़कें सुनसान थी और पेड़ों की परछाइयाँ किसी डरावनी आकृति की तरह लग रही थी। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और प्रिया ने ऑडियो रिकॉर्डर शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। हम धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे, हर कोने पर नज़र रख रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और हमें सिर्फ इंजन की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये सब सिर्फ अफवाहें ही हैं। लगभग आधे घंटे तक हम ऐसे ही चलते रहे। तभी एक मोड़ पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक आकृति दिखाई दी। वो एक महिला थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए सड़क के किनारे खड़ी थी। वो हमें पीठ किए खड़ी थी और उसके बाल खुले हुए थे। मेरी धड़कनें तेज हो गई। क्या ये वही है? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने कैमरे को उस ओर केंद्रित किया। प्रिया ने अपनी सांसें रोक ली। हम धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे। मैंने हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वो धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा हमारी ओर आया, हमें उसकी आंखें दिखाई दी। वो पूरी तरह से काली थी और उनमें कोई पुतली नहीं थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। उसकी त्वचा बेहद पीली थी, जैसे सालों से धूप ना देखी हो। उसने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। हमारी गाड़ी चड़मड़ाती हुई रुक गई। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, समीर ने डरते हुए कहा। मैंने तुरंत गाड़ी रिवर्स किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं जानता था कि हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, मैंने पीछे के रियर व्यू मिरर में देखा। वो महिला हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसकी गति बहुत ज़्यादा थी। हमारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी।
मगर वो महिला वो और भी तेजी से हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और सफ़ेद साड़ी रात के अंधेरे में चमक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पल में हमारी गाड़ी के अंदर आ जाएगी। हमारी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा थे, लेकिन वो महिला अभी भी हमारे पीछे थी। उसकी आंखें हमारी गाड़ी पर टिकी हुई थी। प्रिया चीखने लगी और समीर के हाथ कांप रहे थे। फिर भी वो कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर से फिर से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो ठंडक बढ़ती जा रही थी और मुझे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूलों की। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। हाँ, बहुत ठंडा लग रहा है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज डर से भर्राई हुई थी। समीर ने अचानक चिल्लाया, गेट बंद करो, वो अंदर आ रही है। मैंने देखा पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे याद आया कि मैंने उसे ठीक से बंद किया ही नहीं था। मेरे हाथों ने कांपते हुए सेंट्रल लॉकिंग बटन दबाया। उसी पल मुझे गाड़ी के अंदर एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी की छत पर वार किया हो। हम तीनों उछल पड़े। गाड़ी थोड़ी हिल गई। हम किसी तरह दिल्ली कैंट से बाहर निकले और जैसे ही हम मेन रोड पर पहुंचे, वो महिला अचानक गायब हो गई। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। हमने राहत की सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला था। हमारी सांसें तेजी से चल रहे थे और हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हम तुरंत अपने होटल लौटे। रात का अनुभव इतना डरावना था कि हम तीनों सदमे में थे। हमने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गए। समीर का कैमरा और प्रिया का रिकॉर्डर उन भयानक पलों को कैद कर चुके थे। जब हमने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी तो हमें अपनी धड़कनों की तेज आवाज़, हमारी चीखें और गाड़ी के अंदर की अजीबोगरीब ठंडी हवा की फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। गाड़ी पर लगे झटकों की आवाज़ भी स्पष्ट थी। अगले दिन सुबह हमने फैसला किया कि हम दिल्ली कैंट पर अपना ब्लॉग नहीं बनाएंगे। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सिर्फ कैमरे पर कैद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका असली डर तो महसूस करने में था। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों या फुटेज में पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। ये एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। हमने दिल्ली कैंट की ओर मुड़कर नहीं देखा और शायद कभी नहीं देखेंगे। वो सड़क, वो औरत और वो अजीब सी ठंडक आज भी हमें डराती है। क्या वो वाकई में एक आत्मा थी जो मदद मांग रहे थे, या किसी भयानक हादसे का बदला लेना चाहते थे? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है, दिल्ली कैंट की चुड़ैल सिर्फ एक शहरी किंवदंती नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफनाक सच्चाई है जो आज भी रात के अंधेरों में भटकती है, और जो भी उससे मिलता है उसे एक ऐसा अनुभव देती है जिसे वो कभी नहीं भुला सकता। क्या आप भी कभी दिल्ली कैंट की उन सड़कों से रात में गुजरने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भी उस लिबास वाली चुड़ैल से दूर रहना चाहेंगे?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।